बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एसर इकबाल साहब ने कहा है कि हालिया दौरे के बाद पाकिस्तान के चीन के साथ जो ताल्लुकात है वो मज़ीद आगे बढ़े हैं। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया है और मामलात को के हवाले से कहा गया है कि मामलात जो है हल हो जाएंगे। जबकि कौमी असम्बली में कल आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज़ होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बजट मंजूरी का जो मामला है उस पर कौमी असम्बली का इजलास जो है कल तलब कर लिया गया है। जी, अभी तो इस पर बहस होगी, अभी तो इस पर तकारीर होंगी और इसके ऊपर उमर अयूब साहब खिताब करेंगे, अपोजिशन लीडर, बाकी लोग सारी बात करेंगे। और ये 29 तारीख को ये बजट, यानी तकरीबन 8-9 दिन इसके ऊपर बहस होगी और फिर उसके बाद ये बजट मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे आगे पीछे दाएँ बाएँ, लेकिन शोर शराबा बहुत असेंबली में तवक्को की जाए, लेकिन बजट ही मंजूर हो जाएगा। क्योंकि ये बजट जो है ये मंजूर होना ज़रूरी है। बजट मंजूर होगा तो फिर IMF के अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और इसी दौरान अदालतें, उनमें बड़े अहम मुकदमात हैं अगले चंद दिनों में। तो ये पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम पेशरफ्त और मुकदमात और असेंबली और ये बाकी सारे मामला, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में आज वाक़या पेश आया, जो कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने वो खुलवाया वहाँ पे, उसके ऊपर अभी मोहसिन नकवी साहब से उनकी ग़ालिबन बात हुई है और ये है कि वो कल या परसों तक ये मामला हल हो जाएंगे। 12 घंटे की लोड शेडिंग पे उनका था एतराज़, तो वो मामलात मेरे ख्याल से एक ख़ास जगह पे हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो तलख़ी है ये आने वाले दिनों में बढ़ती ही रहेगी, ख़ास तौर पे बजट से पहले और बजट के बाद जो सियासी फ़ज़ा मुल्क में बनी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और बड़ी अहम हुई हैं, बड़े अहम फ़ैसलों के दिन हैं। पहली बात तो ये है कि गज़ा पे कुछ देर बाद और पहले हम, क्योंकि गज़ा का मामला अब ज़रा थोड़ा सा उसके वो फ्लूइड हो रही है सिचुएशन कि कहाँ पे जा रहे हैं मामलात, किस तरफ क्या है, और उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कल हमने बात, ये 2 रोज़ हमने बात की कि वो जो एक्सट्रेडिशन निकल गुप्ता और वो सारा मामला जैक सलिवन वापस चले गए। लेकिन इसी दौरान ये बड़े इम्पोर्टेंट लॉ मेकर्स हैं ये जो नैन्सी पेलोसी के साथ आए हैं, ठीक है। इसमें फॉरेन रिलेशंस कमेटी, ईवान नुमाइंदगान और कांग्रेसमैन, तो बड़े इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचा है 6 लॉ मेकर्स का, और इन्होंने धर्मशाला में इनकी मुलाकात हुई है दलाई लामा से। अच्छा, 14वें दलाई लामा है, 14th, और ये जो हैं ये 88 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। इन्होंने ख़ुद ये एक इंटरव्यू में कहा था कुछ साल पहले कि मुझे मेरी जो ज़िंदगी है वो 113 साल होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो इनका अपना कहना था, उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो दलाई लामा जो हैं ये हैं, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, और दलाई लामा जो है इनका मजहबी, यानी मैंने आपसे कहना कि जो मजहबी जो टाइटल है वो दलाई लामा है। तो ये 14वें दलाई लामा है। अच्छा, बुद्ध मत में बुद्ध मत की जो, पहले हम इस पर बात कर चुके हैं लेकिन ज़रा तेज़ रिवीजन कर लेते हैं। बुद्ध मत के जो 3 इस वक्त शाखें मौजूद हैं, वैसे तो ज़्यादा मकातब फ़िक्र हैं उनके जो मसलक हैं, लेकिन जो 3 हैं उनमें एक जो है तेरावादा के नाम से है, एक महायाना के नाम से है और एक वाजरायाना के नाम से है। अच्छा, इन 3 में से जो, अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल देखें इस वक्त जो बुद्ध मत से मुंसलिक शख्सियात हैं, तो वहाँ पर हमें ये 6% जो है वो एक हमें नज़र आते हैं और 38% एक और 56% एक। तो जो ये जो 38% वाले हैं ना, जो कि महायाना है, तो महायाना नहीं मानते दलाई लामा को, और जो 6% हैं, अच्छा, जो तेरावादा हैं वो भी नहीं मानते। जो विजय राना वाले हैं, विजरे याना, ठीक है, वो जो है वो दलाई लामा को तस्लीम करता है, जो उनके अपने मजहबी पेशवा हैं,
यानी वो उनके मुख्तलिफ जो हैं, जैसे अरहत्स हैं, एक जो मसलक है उसके बौसी सतवा हैं। ये मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो यानी फार ईस्ट के ममालिक हैं, यहाँ पे बुद्ध मत के, चाइना में आगे पीछे बहुत ज़्यादा, तो तिब्बत और ये सारे। तो अब दलाई लामा जो हैं, ये दलाई लामा तो ज़ाहिर है कि गौतम बुद्ध को तो गए हुए सदियाँ गुजरी। ये मकतब फ़िक्र जो है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1390 की दहाई में ये मकतब फ़िक्र सामने आया, इनका मसलक। और उसके बाद जो है वो फिर उसमें ये हुआ कि दलाई लामा, पहले दलाई लामा जो हैं वो उनको उनकी वफ़ात के कोई 125 साल बाद, यानी 125 साल बाद उनकी वफ़ात की कहा गया कि वो जो पैदा हुए थे, जिनकी डेथ हो गई 100-125 साल पहले, वो दलाई लामा थे। तो वहाँ से यानी माजी से शुरू हुआ और उस वक्त जो है वो फिर जो है वो यानी काफ़ी आगे जाके इनकी रेगनीशन होनी शुरू। तो 5वें दलाई लामा थे, अगर हम इनके नाम देखें, अगर हमारी लिस्ट हम दिखा सकें, तो 5वें दलाई लामा से ऑनवर्ड्स फिर वो दलाई लामा जो है वो अल्तन ख़ान, जो कि मंगोल, ये मंगोलों का दौर है, तो अल्तन ख़ान वहाँ पे, और वो बुद्ध मत की तरफ चला गया। फिर उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा, चूँकि ज़रूरत थी किसी की कि यहाँ पर कोई शख्स जो है वो, यानी कोई शख्सियत ऐसी हो जो सामने आके मजहबी सपोर्ट भी दे मंगोलों को, तो फिर ये हुआ कि उनका एक तरह से अलायंस हुआ। तो 5वें से स्टार्ट करके वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब एक दलाई लामा में नज़र आते हैं मौजूद, और उनकी एक हैसियत उनको दी जाती है जो किंग डायनेस्टी के दौर में। और उसके बाद जो है वो फिर दलाई लामा जो है वो एक हैसियत इख्तियार करते हैं, और मंगोल हुक्मरानों के साथ, बाद में जो चाइना की एम्पायर्स आ रही हैं मुख्तलिफ, उनके साथ एक उनका ताल्लुक़ बन जाता है और वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये दलाई जो मौजूदा दलाई लामा है, तो ये दलाई लामा जो है ये एक यानी उनका एक टाइटल है, मजहबी उनका टाइटल है, तो ये 14वें हैं। और इनसे पहले जो हैं ये 13वें जो हैं दलाई लामा, वो उनका जो है वो यानी ये 1935 में ये पैदा हुए थे। 13वें दलाई लामा के इंतकाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद 1935 की इनकी पैदाइश है। अब ये दलाई लामा को चुनने का एक ख़ास अंदाज़ है। वो जो 13वें दलाई लामा थे, उनकी मैयत रख दी गई, और मैयत को इस तरह से रखा गया उनकी कि वो उनका चेहरा फिर एक तरफ ढलक गया। जिस तरफ उनका चेहरा ढलका और जिस्म पे निशान आने शुरू हुए, तो फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ राहिब और मजहबी पेशवा थे वो उस सुरुख पे गए, और वहाँ जाके गाँव और मुख्तलिफ इलाक़ों में गए, और वहाँ जाके उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि यहाँ पे कौन सा बच्चा है जो अगला दलाई लामा होगा। उसमें निशानियाँ हैं उस बच्चे के अंदर, कोई ख़ास उसमें। तो वो फिर यहाँ पहुँचे इनके घर पे। तो यहाँ पर इनके 7 बहन भाइयों में से 2 और भाइयों के अंदर जो है वो इसी तरह के जो है वो अलामतें थीं कि ये बच्चे जो हैं ये दलाई लामा हो सकते हैं कोई। लेकिन फिर ये हुआ कि मजहबी जो उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह किए मुख्तलिफ, और बातें पूछी और निशानियाँ देखी, तो फिर ये तय हुआ कि ये दलाई लामा है। तो छोटी उम्र में, ये 4.5 साल की उम्र में ये दलाई लामा जो है ये बन गए। अच्छा, अब लेकिन फिर ये हुआ कि, और एक इसमें ये होता है कि जो सेकंड ऑर्डर पे जो शख्सियत होती है बुद्ध मत में, यानी दलाई लामा का जो मकतब फ़िक्र है, जो मसलक है, उसमें वो पंचन लामा के नाम से। तो दलाई लामा जो हैं ये बहरहाल उस वक्त, ये वो दौर है जब ज़ाहिर है कि यहाँ से ये मैकमोहन लाइन, और ये यहाँ से तिब्बत के साथ एक माहिदा करके, यहाँ पे जो किंगडम थी तिब्बत की, उसके साथ एक माहिदा करके, और वो चले गए ब्रिटेन के लोग। ये मैकमोहन यहाँ से चले गए और वो चले गए इजिप्ट, और वो जाके लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और वो सारा किस्सा हुआ। तो लेकिन ये वही मैकमोहन लाइन बन गई जिसके ऊपर आज तक चाइना का और इंडिया का जो एक तनाज़ा चल रहा है कि हम तो उसको लकीर को नहीं मानते, वो तो ख़त्म हो गया हुआ माहिदा। इसी के ऊपर फिर ये हुआ कि यहाँ पर जो है फिर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ, और वो तनाज़ा खड़ा हुआ जब 49 के अंदर चाइना आज़ाद हुआ। और चाइना के अंदर वो ज़ाहिर पहले खाना जंगी थी, वो KMT वाले भाग गए, वो ताइवान चले गए, और वो सारा। फिर चाइना ने ये बात की कि पहली बात तो ये हुई कि ये उन्होंने
इनको, क्योंकि इन्होंने 50 की दिहाई में ये वहाँ पे, यानी जब आप समझे ना कि यानी जंग ख़त्म, चाइना आज़ाद हो गया 49 में, अब उसके आज़ाद होते ही जो 50 है, 50 से वहाँ पे ये तिब्बत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हंगामे शुरू हो गए, हंगामे, एहतजाज, ये वो सारा। तो उनको जो है वो लीड कर रहे थे दलाई लामा, और दलाई लामा लीड कर रहे थे। और बाद में ये बात पता चलती है जाके काफ़ी अरसे के बाद, जब पेपर्स हमारे सामने आते हैं और अखबारात भी सामने आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी है, जो थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें, द CIA's सीक्रेट वॉर इन तिब्बत। पहले इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है 2002 में। और उसके बाद फिर LA टाइम्स 1998 का अगर हम दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड, तो ये जो है ये CIA गेव एड टू तिब्बत एग्जाइल्स इन 60s। अच्छा, और ये पेपर्स जो डीक्लासीफाई हुए, ये सारे अब हमारे सामने, बहुत सारे जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने हैं, आ चुके हैं कि ये CIA का प्रोजेक्ट था। और उसके बाद CIA ने जो है वो, उनको ये था कि कम्युनिज़म यहाँ पे ना फैले, और कम्युनिज़म ना फैले यहाँ पे और किसी मरले पे, तो ये सारे पेपर्स उसमें ये कि इनके जो लोग थे, इनको जहाज़ों में जाके ये ट्रेन होते थे मुख्तलिफ अमेरिका में मुख्तलिफ कैंप्स में, फिर वापस उनकी एयर ड्रॉपिंग होती थी, तो इनको मुकम्मल सपोर्ट थी। हालांकि चाइना जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ताकत बन के सामने नहीं उभरा था, लेकिन यकीनन उनके जो अमेरिका में बैठे थे, जो उस वक्त ज़ाहिर है कि एक क्लैश चल रहा था सोशलिज़म का, और उनके मुकाबले पे जो दूसरा ऑर्डर दुनिया में आया था, जिसको रूल बेस ऑर्डर कहें या जो भी उसका ना, इंटरनेशनल ऑर्डर दें, जो भी नाम दें, तो वो जो है वो अब ये था कि कम्युनिज़म ना फैले। कम्युनिज़म को कंटेन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इनको सपोर्ट किया। अच्छा, इंडिया जो है उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ था, लेकिन बहरहाल इस प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं और सारा कुछ है इस पे, इसको जो है ये वहाँ पे आके यहाँ पे ड्रॉप करते रहे। वहाँ जो इनके छाता बरदार थे या जो मुजाहिरीन और हंगामा शंगामा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दलाई लामा जो हैं वो 1959 में वो वहाँ से अपने इलाके छोड़ के और वो ये धर्मशाला में आ गए, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आके उन्होंने एग्ज़ाइल गवर्नमेंट अपनी कायम कर ली। अच्छा, अब ये जो वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का दौर है, शुरू का दौर है, और उस वक्त जो है, अब ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि सोवियत यूनियन के साथ था इंडिया, या नॉन अलाइन मूवमेंट में, लेकिन दलाई लामा जो हैं उनको यहाँ पर जो है वो एक पूरी जगह दी गई, और वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सुकूनत इख्तियार कर ली। अच्छा, उसके बाद वो 59 से लेके और ये आ गया 2024। इस दौरान जो है वो दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ भी मिला दुनिया भर में। वो ज़ाहिर है कि उनको एक बड़ा, उनका होता है ना नेल्सन मंडेला टाइप पर्सनैलिटी बना के उनको पेश किया गया पूरी दुनिया में। जगह जगह उनके जो है वो आप देखें तो लिखा होता है दलाई लामा ने ये कहा, दलाई लामा ने ये कहा, बहुत जैसे होता है ना लार्जर, वो बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत बना के पेश किया गया। लेकिन यह है कि उनका काम तो ऐसा कोई भी नहीं, सवाए इसके कि वो ज़ाहिर है कि एक ख़ास मसलक के जिसको बहुत से लोग मानते हैं, यानी ख़ुद इनके लोग भी तो नहीं मानते ना, क्योंकि वो भी कहते हैं कि दलाई लामा ये यहाँ पे कैसे बैठे हैं, इनको अमेरिकन कर रहे हैं वो। लेकिन जो जलावतन इनके साथ जो लिंक्ड हैं, जो इनको मानते हैं, उन्होंने अपनी लॉबिंग इस अरसे में दुनिया भर में जारी रखी। और वो जब से चाइना और ये सारे मामलात अमेरिका चाइना के दरमियान स्टार्ट हुए, तो ये पुरानी फ़ाइलों में से निकल के ये दोबारा आ गया कि अगला दलाई लामा कौन होगा। अच्छा, ये चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है मामला। तो ये जब 1995 में इन्होंने ऐलान किया, पंचम लामा का एक बच्चे को इन्होंने ऐलान किया, तो वो बच्चा उधर से उन्होंने ऐलान कर दिया, इधर से इधर कर दिया। और फिर ये बात यहाँ पे चल पड़ी कि शायद 2 दलाई लामा होंगे, एक दलाई लामा का अनाउंसमेंट जो है वो चाइना से बाहर हो जाएगा, एक का चाइना करेगा। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसको अमेरिका भी चाइना का हिस्सा मानता है, ठीक है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है उसको अमेरिका चाइना का हिस्सा मानता है, चाइना उसको एक दूसरा नाम देता है अपने सूबे का।
लेकिन इशू ये है कि वो वहाँ पर तो हुक्मरानी तो नहीं है, और वहाँ पर क्या दलाई लामा के मानने वाले क्या उन इलाकों में मौजूद हैं जो कि चाइना जहाँ पे मौजूद है। बहरहाल जो भी किस्सा है, लेकिन हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जो है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट एक मंजूर किया, अमेरिका के दोनों ईमानों में मंजूर हो गया और सदर बाइडेन ने उसके ऊपर अब साइन करने हैं। और वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है वो ये है कि जी तिब्बत की भरपूर हमायत होगी, उसमें दलाई लामा की हमायत होगी, ये सारा, और उसके बाद इनके अब लेकिन इसमें जो इशू है वो दो तीन इशूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो दलाई लामा है, एक तो कल अमेरिका जा रहे हैं, तकरीबन तमाम सदूर से इनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे, और इनकी जो तमाम उम्र है उसमें तमाम में जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर इनको बहुत, एक मैंने कहा ना कि नेल्सन मंडेला जैसे होता है, जैसे कोई आइंस्टाइन टाइप पर्सनैलिटी बना के, हालांकि ऐसा तो ठीक है एक मजहबी पेशवा और एग्जाइल में, लेकिन वीज़ा भी चूँकि चाइना चल रहा था तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई। अब उसमें यह है कि वो दो तीन बातें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि क्या दलाई लामा जो हैं, अगले दलाई लामा, उनको एक तो ये भी अमेरिका चले गए हैं और स्विट्ज़रलैंड रुकेंगे रास्ते में, कल चले जाएं, कल 19 को इन्होंने निकलना है, 19 या 20 तारीख को निकलना है, तो फिर स्विट्ज़रलैंड से होते हुए अमेरिका पहुंचेंगे, वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन के ये मेहमान होंगे। अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनसे मुलाकात नहीं की, तमाम सदूर इनसे मिल चुके हैं, जॉर्ज बुश, ओबामा, आगे पीछे सारे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन इनसे मिलेंगे। तो ये बीच इलेक्शन के दौरान जो है, जो बहुत सारे और मामला चल रहे हैं, जहाँ पे यूक्रेन चल रहा है, ये गज़ा की सूरत हाल चल रही है, तो अब दलाई लामा भी आ गए। लेकिन और साथ ही वो जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है उस पर साइन करने हैं प्रेसिडेंट बाइडेन ने, दोनों हाउसेज से वो मंजूर हो गया कांग्रेस से। अच्छा, अब दो तीन इसमें बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ज़ाहिर है सपोर्ट करेगा इनको, और उनकी एक ये जहन में रखें, ताइवान नहीं है, ताइवान पे तो अमेरिका की पोजीशन डिफरेंट है ना, ताइवान पे तो अमेरिका, लेकिन दलाई लामा को अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, यहाँ पे दलाई लामा को कांस्टेंट सपोर्ट रही है। बीच में कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ज़ाहिर है एक मरहला ऐसा आ गया था, उन्होंने कहा ये फजूल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मतलब है कि पैसे ज़ाय किए हैं, ये ठीक है ना, CIA ने और ये वो सारा, लेकिन फिर दोबारा वो काम आ गई, पुरानी फाइलें मट्टी वट्टी झाड़ के वो दोबारा। अब इशू ये है कि ये दलाई लामा जो हैं ये उस वक्त तो इनको ये यहाँ पर आ गए थे धर्मशाला में, इंडिया में। अब दलाई लामा जो हैं अगले, तो उनका ऐलान कहाँ पे होगा? पहली बात तो ये कि वो ये खुद ऐलान करेंगे या इनके अल्लाह ज़िंदगी दे इनको, लेकिन जब भी इनका इंतकाल होता है, क्योंकि अगले दलाई लामा की बात हो रही है ना, तो क्या उसी तरह से होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में बैठ के ये किसी बच्चे को तलाश किया जाएगा कहीं पे, और कहाँ तलाश किया जाएगा, कि हिमाचल प्रदेश में तलाश किया जाएगा, या वो जो है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तो चाइना बैठा है, तो ये कहाँ पे तलाश होगा वो अगला दलाई लामा? और वो दलाई लामा क्या इधर ही रहेगा या वो चाइना जाएगा? तो चाइना तो मानेगा नहीं उसको, क्या दो दलाई लामा आ जाएंगे? और फिर दूसरी बात यह है कि क्या इंडिया इस वक्त ये चाहेगा? देखें उस वक्त के हालात दूसरी, 62 की जंग भी इसी पे हुई थी, ये जो तनाज़ अभी चल रहा है 2020 में जो इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी बढ़ी, तो ये सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को, जो भी अगला दलाई लामा होगा, उस बच्चे को भी इंडिया हिमाचल प्रदेश में रखेगा? और यहाँ पे जब एक दलाई लामा वहाँ पे अनाउंस हो जाएगा, और चाइना की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बुद्ध मत का इशू है और हमारा इशू है, तो इसके ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका का था उस वक्त, तो 50s के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, या मतलब मेरा नहीं ख्याल कि 50s में कहीं इंडिया से यानी इंडिया में कुछ CI हो सकता है, कोई स्टेशन हो ऐसा जो यहाँ से लेके जा रहा हो लोगों को, लेकिन बहुत फाल नहीं होगा, क्योंकि चाइना के साथ तो 62 में लड़ाई हुई है इंडिया की, नो डाउट, लेकिन ये जो 50s के अंदर अपराइजिंग हो रही थी, तो क्या उसमें इंडिया इन्वॉल्व था? ऐसे कोई शवाहिद तो नहीं मिलते कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। ये अमेरिकन का था कि सोवियत असर नीचे ना आए। अच्छा, सोवियत असर तो आ गया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पे जो सोवियत यूनियन था, उनके तो बड़े करीबी रवाबित थे, और बाद में फिर वो मतलब बहुत करीबी रवाबित थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के नाम से, लेकिन वो बहरहाल सोवियत कैंप में थे इंडिया।
अब सवाल ये है कि अब दलाई लामा को इस वक्त अमेरिका में वो जाते हैं और इलाज होगा, वहाँ पे ऑपरेशन होंगे, सर्जरीज होंगी, ये होगा, तो अमेरिका में अगर उनको कुछ हो गया तो दलाई लामा के अमेरिका में अनाउंस होगा। भाई असल तो बात ये है ना कि वो देखें, ये तो एग्जाइल गवर्नमेंट्स तो 50,000 हैं। ये तो रजा शाह पहलवी का बेटा भी एग्जाइल बादशाह अपने आप को कहता है ईरान का। असल बात ये है कि उसकी टेरिटरी किधर है और उसकी हुक्मरानी किधर है। देखिए ना, ये दलाई लामा तो इतने सालों से, चूँकि इनको एक टावरिंग फिगर के तौर पे दुनिया भर में पेश किया गया, तो इसलिए ये दलाई लामा को हम जानते हैं कि दलाई लामा ने ये, उनके अक़वाल ये थे, उन्होंने इनका ये था, वो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। लेकिन ये कोई जो है ये जो है मतलब है कि एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल फिगर है। अब सवाल ये है कि इनको अमेरिका अगर लेके जाता है तो ले जाके एक अनाउंसमेंट तो अमेरिका करेगा इसमें कि, या इंडिया भी साथ होगा कि भाई हम भी ये दलाई लामा के और इसके इस सारे इश्यूज़ के अंदर जाएं। हिमाचल प्रदेश पे जो है वो चाइना अपना, जो उनके भूटान और हिमाचल प्रदेश और ये बाकी जो सारे इलाके हैं, और उनको जो है वो 2 किलोमीटर तक वो अपने आप वो क्लेम करते हैं। चाइना का क्लेम है कि ये हमारे इलाके हैं सारे, और ये मकमून लाइन तो एक फजूल सी लाइन थी दरमियान, तो दरमियान में दलाई लामा आ गया। अच्छा, ये जो अब नैन्सी पेलोसी और ये सारी शख्सियात हैं, ये भारत तो पहुंची और हिमाचल प्रदेश पहुंची, लेकिन ये है कि इनकी कोई आज मुलाकात ऐसी सरगर्मी इनकी नहीं हुई कि ये आएँ और आके वज़ीर आज़म मोदी से मिलें और सरकारी दौरे पे बुलाया। और उस दौरान क्योंकि ये सेंसिटिविटी है इस वक्त चाइना और इंडिया की, और ये दलाई लामा के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ हैं। तो इसके ऊपर जो है अब ये देखना ये है कि क्या इसको अमेरिका, ये एग्जाइल गवर्नमेंट कहाँ बनेगी, क्योंकि जो भी अगला दलाई लामा होगा वो तो छोटा बच्चा होगा एक, तो उस छोटे बच्चे को जो है, ये नहीं, जब ये इंडिया भी आए थे ना तो 35 आप समझे कि ये 19-20 साल की उम्र में अपराइजिंग करके तो यंग एज में आ गए थे इंडिया, और उस वक्त ये इंडिया में ही रहे, ठीक है, यानी 59 से लेके 2024 तक ही इंडिया में ही रहे। लेकिन सवाल ये कि अगला जो दलाई लामा तो छोटा बच्चा होगा, उस छोटे बच्चे को क्या इंडिया रखेगा, और इंडिया क्या धर्मशाला की सूरत में और एग्जाइल गवर्नमेंट की, क्योंकि मतलब इससे ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो उसमें ये दलाई लामा कहीं फिट नहीं होते कि इंडिया, मतलब जो वैसे तो फैसला तो इंडिया खुद ही करेगा, लेकिन दलाई लामा का धर्मशाला में छोटे बच्चे का इन हालात में मतलब है कि कोई एक वो नहीं बनता, कि कोई तुक नहीं बनती कि वो जी अगला दलाई लामा। चाइना में एक दूसरा अनाउंस हो गया और उस मसले पे क्लैश शुरू हो गया। इंडिया कर भी सकता है, अमेरिका के, अगर अमेरिका कहता है कि आप इस दलाई लामा को यहीं रखें क्योंकि टेरिटरी यहाँ पे है, तो ये दलाई लामा कहीं और जा नहीं सकते, वो बच्चा जो भी होगा वो रहेगा इधर ही, ताकि वो सरहद के आसपास हो तिब्बत के, और ये मामला चलता रहे। तो ये एक बड़े आने वाले दिनों में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी मोदी, वज़ीर आज़म मोदी ने कुछ अरसे पहले तो विजिट करके और दलाई, उसके ऊपर चाइना का बड़ा सख्त रिएक्शन आया था, लेकिन अगले दलाई लामा की अगर अनाउंसमेंट तो चाइना ने करनी है, चाइना का बड़ा उस पर क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगला दलाई लामा अगर यहाँ अनाउंस होगा तो वो जो है वो फिर, मैंने आपसे कहा छोटा बच्चा, और वो अगले कई सालों तक तो, और वो क्या उसके पास वो टेरिटरी है, इतना इलाका है कि वो एक यहाँ पे एग्जाइल गवर्नमेंट बना के और वो ऐलान करके और लोग खड़े हो जाएं पीछे और कोई इनकलाब आ जाए, वो आना होता 3 सालों में आ जाता। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, और इस मरहले पे अमेरिका ने दलाई लामा को पूरा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के नाम से उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट की। मैंने आपने कहा ताइवान को अमेरिका नहीं, लेकिन दलाई लामा के साथ अमेरिका कॉन्स्टेंटली खड़ा रहा है। सारे प्रेसिडेंट्स उनके, उन्होंने कभी दलाई लामा को डंप नहीं किया, इनको हमेशा दलाई लामा को बड़ी इज्जत दी, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको। तो अब ये देखना है कि ये आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपसे बात की कि दलाई लामा क्या इंडिया इनको लाइबिलिटी समझता है कि अपने पास रखे, या एसेट समझता है कि नहीं भी रखना है, और इनकी वजह से अमेरिका और ये सपोर्ट में कोई फ़ायदा हासिल, लेवरेज हासिल होगा चाइना पे, ये क्या आने वाले दिनों में होगा। लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है जो चाइना का अमेरिका के साथ भी, और चाइना का जो है वो भारत के साथ भी ये ताल्लुकात पे असर डालेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इससे पहले तो वो 50 की दिहाई और 60 की दिहाई के अंदर एक दूसरे हालात थे, लेकिन अब जो है वो हालात दूसरे हैं। और वो दलाई लामा एक प्रॉपर दलाई लामा, ये तो छोटा बच्चा होगा ना, दो जगह से एक साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी। मतलब वो जो दलाई लामा उस वक्त अनाउंस हुए थे तो उसको चाइना भी मान रहा था ना, तो चाइना आज़ादी नहीं हुआ था, तो जो चाइना था रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो तो यानी जो चेयरमैन माओ से पहले वाला चाइना ने तो मान लिया था। तो बाद में ये जो है ये सूरत हाल तब्दील हो गई।
तो अब ये देखना है कि ये दलाई लामा का इशू कहाँ जाके खड़ा होता है, वाले इसके बाद बात करते हैं। लेकिन ये सारे फैसले जो है ना, ये बड़े फैसले ये इस वक्त इस खत्ते में हो रहे हैं। एक और जहाज़ डुबो दिया है हुतीज़ ने, दूसरा जहाज़। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ से वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का फैसला किया है। ये अभी तक बजट के ऊपर इशू है, IMF मुतमईन नहीं हो रहा। सही। ये सारे टैक्स लगाने के बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद IMF इसके ऊपर मुतमईन नहीं हो रहा। वो पूछ रहा है कि आप ये मतलब उनके ये ईद के दिनों में भी मेरे ख्याल से मामला उनके साथ हुए हैं कुछ, वो क्या हैं वो भी एक आध दो दिन में सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि वो IMF अभी भी नहीं मान रहा। ये सारा कुछ जो हुआ है उसके ऊपर फाटा और पाटा के ऊपर जो कंसेशंस की बात है उसके ऊपर और भी कुछ हैं मामला ऐसे, वो ज़रा क्लियर होंगे, हम उस पर तो बात करेंगे। लेकिन मैं उसके साथ ही बात ही करूँगा, आज जो अफगानिस्तान में एक वाक़या वहाँ से खबर आ रही है कि अब्दुल मनान हुल उर्फ हकीमुल्लाह, अच्छा ये जो है ये टारगेट किलिंग और यहाँ पे मुलविस था, और ये TTP मालाकंड और फिर उसके बाद अज़मतुल्लाह महसूद का ये दस्ते रास था। ये जो है ना, ये बैतुल्लाह महसूद के दौर से ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। महसूद कबीला बड़ा ज़बरदस्त कबीला है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो मुसलसल वहाँ पे TTP की क़यादत के लिए इनमें इन फाइटिंग भी होती रही है। और एक मेरा ख्याल है दरमियान में सिर्फ मुल्ला फदलुल्लाह जो है वो जब ये सारे फिर तेज़ी के साथ कोई ड्रोन अटैक्स में इन फाइटिंग में इधर उधर इनकी क़यादतें ख़त्म हो गई। अब इस वक्त मेरे ख्याल से जो नूर वली मोहम्मद हैं, वो नूर वली मोहम्मद महसूद, तो वो के हाथ में क़यादत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। लेकिन यह है कि ये जो आज वहाँ पे मारा गया, मतलब ये अफगानिस्तान की हुकूमत का काम है कि वो अपने यहाँ से उनके यहाँ से अगर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि बड़ा वजह तनाज़ा भी बना हुआ है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के दौरान, तो ये उस तरफ देखेंगे उनकी वहाँ पे कौन से लोग आ रहे हैं और कैसे है सारा वाक़या। लेकिन बहरहाल ये भी मैंने कहा ना कांस्टेंट है टेररिज्म इस वक्त पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब आ जाए तो एक तो ये दलाई लामा का नया इशू आया दरमियान में, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो पहुँचे नॉर्थ कोरिया ज़बरदस्त रशियन लेमोजिन में, वो जो उनको जनाब वहाँ पे रशियन लेमोजिन में वो हमें जो है वो जाते नज़र आए। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे किम जोंग उन के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई, एयरपोर्ट पे ज़बरदस्त रिसेप्शन, पूरा जो प्योंगयांग शहर और वो जगह जगह वो जनाब वेलकम पुतिन के नारे, हज़ारों के तादाद में बच्चे अवाम सड़कों पे ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, खुली गाड़ी के अंदर उन्होंने सफ़र किया दोनों ने। लेकिन जो अहम तरीन बात थी कि वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट यानी एक दिफाई मुआहदा तय पा गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये मुआहदा जो है ये इस वक्त इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि बड़ा मारूफ दुनिया का थिंक टैंक है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़, तो वो जो है उनकी एक रिपोर्ट भी उसके ऊपर आई है। और वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जी ये जो है ये सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रबलिंग मुआहदा है तो वो ये है। और इसके ऊपर उनके बड़े मगरिब में बड़े कंसर्न्स हैं। वो एक इनकी रिपोर्ट भी है, अगर हम उसकी दिखा सकें यहाँ पे कहीं पे उसको, ये 11 स्लाइड है। अ थ्रेट लाइक नो अदर, रशिया नॉर्थ कोरिया जो है इनकी मिलिट्री कॉपरेशन। और ये जो मिलिट्री कॉपरेशन है इसमें जाहिर सी बात है ये इसमें बिल्कुल एक पावर खामोश है, और वो पावर जो है वो है चाइना। और चाइना जाहिर है नॉर्थ कोरिया के बड़ा साथ रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को बनाने वाला तो सोवियत यूनियन था, यानी सोवियत यूनियन ही नहीं उस वक्त मदद की थी। तो ये जो रेड्स वाला हमने परसों बताया था, चाइना बाद में आ गया था। तो ये अब जो अलायंस है चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये एक बहुत बड़ा अलायंस बना। और साथ ही जो नॉर्थ कोरिया ने आज बात की वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी रशिया की जो भी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे मिलिट्री स्ट्रेटजी हो, यानी एक तरह से यूक्रेन के ऊपर उन्होंने रशिया का साथ देने का फैसला कर लिया। अब ये जो इसका मतलब ये है कि देखिए रशिया के पास जो यानी जो
अमेरिकन्स के कंसर्न्स हैं या वेस्टर्न ममालिक के कंसर्न्स हैं वो ये कि वैगनर ग्रुप के पास जो बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है इस वक्त मुख्तलिफ असला अफ्रीका में और बाकी जगहों पे, वो अब नॉर्थ कोरिया से आना शुरू हो जाएगा। देखिए यूक्रेन के लिए भी आएगा, लेकिन जो वैगनर ग्रुप के पास जो तो पूरा आपको पता है अफ्रीका में जगह जगह वैगनर ग्रुप एक्टिव है, लैटिन अमेरिका में भी प्रेजेंस उनकी बयान होती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये हो गया। तो अब आप ये देखें कि हम जिस खत्ते में हैं दुनिया के, यहाँ पर आप देखें कि कितनी न्यूक्लियर पावर्स आपस में एक साथ बॉर्डर्स, कितने न्यूक्लियर ममालिक के बॉर्डर्स एक साथ हैं। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यानी 5 न्यूक्लियर ताकतें तो बिल्कुल एक साथ बॉर्डर्स रखती हैं। मेरा ख्याल है दुनिया का ऐसा कोई खिता नहीं है जहाँ इस तरह की जो है, और आपस में उनके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स और पेचीदा ताल्लुकात हैं। ये जो अलायंस है यानी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जाहिर है कि पाकिस्तान, चाइना के, कल एक चाइना का वैसे एक डेलीगेशन भी आ रहा है बड़ा, सी पैक को जो बात हो रही है उसको आगे लेके जाने की, तो उसमें और इंडोनेशिया, मलेशिया ने अप्लाई कर दी है। कई मुल्क जो हैं आसियान के टॉप 4 ममालिक जो हैं यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये जो हैं इन्होंने कहा है कि जी हमने जो है वो हिस्सा बनना है ब्रिक्स का, उन्होंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो एनीवे, तो मैं आपसे सिर्फ कह रहा था कि अब ये पूरी सूरत हाल, और उसमें कल किसी वक्त तफसील से तरह जिक्र करूंगा कि डी डॉलराइजेशन वाली जो बात है इसकी क्या बात चल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम है तो ज़रा गज़ा पे जाते हैं दोबारा। वहाँ पर मामला ये है कि जो उनका तो मामला गड़बड़ है, मतलब वो मतलब है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह पे, उन्होंने अटैक भी किया, जवाब में हिजबुल्लाह वो एक उधर से वो अटैक होता है, उधर से 6 हो जाते हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा वो कह रही है में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन वो इनको करना पड़ेगा। ये जो कल वीडियो एक मैसेज रिलीज़ किया नेतन्याहू ने, उसमें खूब बुरा भला कहा अमेरिकन को कि अमेरिकन हमास के साथ मिल गए हैं, अमेरिकन ये कर रहे हैं, अमेरिकन ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिमाकना कर रहे हैं और हमें असला देना बंद कर दिए। उन्होंने एक मैसेज वीडियो रिकॉर्ड करके डेस्परेशन में उन्होंने जारी कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि मॉस होस्टिन जो बैरूत से वो वापस पहुंचे, जो हिजबुल्लाह और जो लेबनान और इसराइल के दरमियान शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर मिडिल ईस्ट, उन्होंने फिर जो गालिबन 1-on-1 मुलाकात करके नेतन्याहू से कहा है कि आप ये बंद करें। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने फिर इनकी तरफ से जो है वाइट हाउस की तरफ से भी हुआ कि हमने तो ऐसी बात नहीं की, बल्कि शायद गैलेंट तकरीर कर रहे हैं, सॉरी दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का अगले कुछ दिनों में, और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी शायद दौरा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन इस दौरान जो है वो शिद्दत के साथ जो बमबारी, एक इन्होंने स्ट्राइक की है गजा पे दोबारा, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन अब इनको अमेरिकन खींच के आहिस्ता 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 वो लेकर आ रहे हैं माहिदे की तरफ। और ये बात हिजबुल्लाह के लोग जो हैं उनसे जब मीडिया में वहाँ पर जो लेबनान में मौजूद हैं उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है, अच्छा यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जी हमें अमेरिकन ने इशारा कर दिया कि इसराइल पे हमला कर दो, यानी इसराइल में ये बात कर रहे हैं नेतन्याहू और उनकी फौज ये कह रही है कि हमें अमेरिकन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि लेबनान पे हमला कर दो हिजबुल्लाह से। वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कह के गए हैं अमेरिकन कि आपने बिल्कुल इनके पागलपन से प्रोवोक नहीं होना और हम दरमियान में इसी माहदे पे इनसे साइन करवाएंगे। तो अगर तो वो अभी कहते हैं कि उनकी तरफ से एक अटैक होता है, हम जवाब में अटैक कर देते हैं, हम एक्सकलेट नहीं कर रहे, डी एक्सकलेशन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि वो अब हमास जो है, इससे पहले कि हमास ने भी मुबारकबाद दे दी, लेकिन वो अमेरिकन कह रहे हैं कि याहिया सिनवर इसको ओके करेंगे, तो याहिया सिनवर तो ओके है। उधर से हमास जब बात करती है तो उनके अंदर देखिए हमेशा अंदर इन फाइटिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन देखिए ना जहाँ पर फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास मिल गए एक साथ और उन्होंने ये कह दिया कि हम PLO के तहत, फिर उसके बाद वो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो अब यह है कि अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया कि भाई सीज फायर हो गई, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। अभी उन्होंने बयान थोड़ी देर पहले जारी किया है कि ये जब आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और ये सारा हो गया है तो फिर हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त दो, रफा बॉर्डर खोलो। दरमियान में ये हो गया कि खबर चल पड़ी अरब मीडिया में
कि मिस्र की फौज ने कहा है कि जैसे ही यहाँ से इसराइल की फौज विड्रॉ होगी तो हमारी फौजें आके और गजा के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये बात जो पहले हुई थी कि इस्लामिक ममालिक की फौजें आ जाएंगी, उसके ऊपर इन्होंने इसराइल ने एक हंगामा खड़ा कर दिया गजा के अंदर कि देखें, वो एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, देखो मिस्र आ रहा है दोबारा। मिस्र अच्छा पुरानी तारीख भी है मिस्र की और गजा की। तो उसके बाद इजिप्ट ने उसको डिनाई किया कि ये सारी बकवास है, कोई हमारा जो है यहाँ पे वो एक अरब मुल्क का मीडिया ने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा हमारी फौज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी तक, और जब भी फैसला करेंगे हम आने का तो इस्लामी ममालिक आपस में तय करेंगे कि कौन से मुल्क का क्या रोल होगा, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, कतर का, बाकी मुल्क हैं और यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होगा टर्की जामिन होगा बीच में रशिया। तो ऐसे नहीं होने जा रहा कि भाई ये जो खबर चला दी कि जैसे इसराइल निकलेगा तो मिस्र की तो एक प्रोपेगेंडा डिसइंफॉर्मेशन वहां पे खप है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि नेतन्याहू जो हैं उनको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये अभी खबरें आ रही हैं स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, सारा हो गया, लेकिन ये कि उनको आहिस्ता आहिस्ता खींचते 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 अमेरिका जो है वो लेकर आ रहा है एक सीज फायर की तरफ, और सीज फायर की तरफ, जंगबंदी की तरफ। यूँ प्रेसिडेंट बाइडेन की अब इज्जत का मसला है कि उन्होंने जो है वो ऐलान किया पहले, और उसके बाद जो है वो G7 से ऐलान करवाया, सिक्योरिटी काउंसिल से ऐलान करवाया, और अभी चाकू छुरियां तेज हो रही हैं ट्रंप के साथ उनके मुबाहिसे की। अब रह गए 9 दिन, 8-9 दिन रह गए। 8-9 दिन के बाद आप जरा तसव्वुर करें, ट्रंप और बाइडन आमने सामने, मतलब उधर WWF नहीं, उधर से लोग कूदे, उधर से कूद गए, मतलब CNN पे अब चाकू छुरियां दुनिया में तेज हो रही है। मतलब ये तो शुक्र है कि टीवी पे लाइव आएगा, अगर ये वहीं पे आ रहा होता तो उसके तो टिकट पता नहीं कितने के बिक जाते पूरी दुनिया में। तो ये पहला जो मुबाहिसा होने जा रहा है दोनों के दरमियान, अब तो क्या मुबाहिसा होगा, उधर से ट्रंप, उधर से बाइडन, ये अभी 27 तारीख को। तो ये तो मेरा ख्याल से क्या क्रिकेट मैच और क्या फुटबॉल मैच और क्या बॉक्सिंग मैचेस और क्या जलसे और क्या जरूर, ये क्या कमाल का उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो अब ये मेरा ख्याल है कि अब ये उसमें जाहिर है कि ये पूछेंगे, अच्छा ट्रंप तो हर हाल में टॉन्ट करेगा, तुमने क्या किया इसराइल के लिए, अच्छा इसराइल की तरफ मुसलमानों के लिए क्या किया, अच्छा उस यूक्रेन में क्या किया, पुतिन को क्या किया, चाइना पे क्या किया। और CNN को वो पसंद नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप पसंद, जो नफरत है डोनाल्ड ट्रंप को CNN से। CNN को वो हो सकता है कि लाइव CNN को सुना दें, तो इधर जो पैनल बैठा होगा वो भी बड़ा तैयार करके बैठा होगा अपने आप को कि अगर कहीं ट्रंप दरमियान में CNN को बोलना शुरू कर दें तो CNN वाले कैसे संभालें। तो वो जो दरमियान में मॉडरेटर्स होंगे, तो ये उससे पहले ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये मेरे ख्याल से कोई हतमी शक्ल लेंगे, क्योंकि अब एक वहाँ पे एक लेम डक सी प्रेसिडेंसी है इस वक्त अमेरिका में, ज़ाहिर इलेक्शन सीजन शुरू हो गया है तो उसके अंदर वहाँ पे, तो इस दौरान देखते हैं कि दुनिया में ये बाकी जो जंगें हैं। ये मैंने आपसे कहा एक और, ये दूसरा, एक तो मार्च में एक जहाज़ डूबा था, एक जहाज़ को भी इन्होंने हिट किया था, जो ग्रीस का परचम लगा हुआ था ट्विटर के नाम से, तो उसको हिट किया था 2 रोज पहले। वो याद है एक जहाज जो 1 हफ्ते तक पानी में तैरता रहा था, 1 हफ्ते तक तैरता रहा था, उस पर कुछ 41,000 टन फर्टिलाइजर था, वो डूब गया था बाद में। तो ये जहाज 14 तारीख को हिट हुआ, 2 दिन ये समंदर में खड़ा रहा, उसके बाद ही डूब गया, लेकिन इसमें जो फिलिपिनो जो क्रू था वो उसको बचा लिया गया। तो ये दूसरा जहाज है जो हुतीस के अटैक में डूबे बह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।